दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जब कोई इतिहास बना रहा होता है तो उसे उस वक्त इसकी जानकारी होती नहीं है कि वह इतिहास बना रहा है। और कहते हैं जब किसी देश के भीतर जनता यह सोच लेती है कि अब वो परिवर्तन चाहती है तो उस दौर में जो सत्ता और सरकार होती है उसे भी इस बात का एहसास होता नहीं है कि जनता परिवर्तन की दिशा में बढ़ चुकी है। अब वो किस तरीके से जनता के सामने पेश आए, और यही मुश्किल हालात मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के सामने हैं। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि इस दौर में राहुल गांधी से दो दो हाथ कैसे किया जाए। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि इस दौर में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी उन्हें डरा क्यों रही है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के भीतर एक मॉरल पॉलिटिक्स की फैब्रिक जो है वह एक ऐसी लकीर के तौर पर खिंच चुकी है जहां पे मौजूदा राजनीतिक सत्ता सिर्फ सत्ता के लिए जिस राजनीति को विचारधारा और एजेंडे के तौर पर बताती चली आई वह और उसकी उम्र दरअसल अब खत्म हो चली है। शायद यही वो वजह है जहां पर कोई काट बीजेपी के पास नहीं है, कोई काट सरकार के पास नहीं है, कोई काट मोदी और शाह के पास नहीं है। इसीलिए इस दौर में बीजेपी अपने अंदरूनी संकट से भी गुजर रही है। उसे नहीं पता है कि अब उसका अगला अध्यक्ष युवा होना चाहिए, कोई महिला होनी चाहिए, या इस देश की जातिगत राजनीति के तहत किसी ओबीसी को लाकर बैठा दिया जाए। वो किस रास्ते चले उसे नहीं पता है, क्योंकि वो खुद को नहीं, सामने की मौजूदा राजनीति को देख रही है, लेकिन उस जमीन को नहीं पकड़ पा रही है जहां पर जनता मन बना चुकी है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। और इसमें बड़ी दुविधा बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि मोदी सत्ता जिस रास्ते चल निकली है उसमें एक बात तो तय है कि अगर नरेंद्र मोदी की हार जिस दिन होती है उस दिन बीजेपी कहां गायब हो जाएगी, शायद यह अपने आप में एक सवाल है। यह सवाल इसलिए बड़ा मौजू हो चला है क्योंकि आज आप परत दर परत परिस्थितियों को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। भारत महात्मा गांधी के बगैर अधूरा है और महात्मा गांधी के किसी ना किसी अक्स को वो लगातार खोजता रहता है। यहां तक कि इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी और जयप्रकाश नारायण जब आंदोलन के लिए उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए तो इस देश ने उनमें भी गांधी का कोई अंश देखा। यह देश उनके साथ एकजुट होने लगा। और याद कीजिए 1988 में वीपी सिंह ईमानदारी का पाठ पढ़ते हुए, बफोर्स के कागज का जिक्र करते हुए अपनी जेब से एक कागज बार बार निकालकर इस देश की राजनीतिक सत्ता तक पहुंच गए, क्योंकि इस देश में ईमानदारी भी गांधी के अंश के तौर पर है। 2011 याद कीजिए, अन्ना हजारे की राजनीति नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने राजनीति कर ली अपने तौर पर, लेकिन अन्ना हजारे को लेकर भी कहीं ना कहीं गांधी का अक्स उस दौर में लोगों को दिखाई देने लगा था। और रामलीला मैदान में जो 10 दिनों तक लगातार आंदोलन चल रहा था वो उस दौर को याद कीजिएगा तो आपको एक क्षण में लगेगा वाकई इस देश में चाहे 1974 हो, चाहे 1988 हो, चाहे 2011 हो, कहीं ना कहीं कोई खोज हो रही थी महात्मा गांधी की, क्योंकि वहां पर मॉरल पॉलिटिक्स थी। वो रियल पॉलिटिक्स नहीं थी, वो मॉरल पॉलिटिक्स थी। वो इस देश को एक धागे में पिरोने की परिस्थितियां थी। इस देश के भीतर में भ्रष्टाचार में लिप्त समाज में कहीं कहीं ईमानदारी की खोज थी। और अगर उन परिस्थितियों को मौजूदा वक्त में ले आइए और जरा सोचिए और याद कीजिए, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे उस वक्त आप उस यात्रा को देखें तो आपको लगेगा जैसे लोकतंत्र नृत्य कर रहा है। जो भी गरीब मुफलिस उस दौर में साथ चल रहा था और राहुल गांधी सबको साथ लेकर चल रहे थे, शायद उनके जहन में यह सवाल जरूर रहा होगा कि वह जिस लेगेसी के आश्रय इस देश में गांधी परिवार से जुड़े हैं उसकी हकीकत इस देश के भीतर किस गरीबी और मुफलिसी के साथ जुड़ी हुई है, तो उनकी अपनी मौजूदगी उन लोगों से जुड़कर क्यों ना देखी जाए। और हुआ यही। जिन सवालों को मीडिया छुपा लेता था, जिन सवाल और जिन मुद्दों को इस देश की सरकार रेड कारपेट तले दबा देती थी, वो मुद्दे राहुल गांधी की यात्रा के जरिए उभर कर सामने आने लगे और कांग्रेस का कायाकल्प एक लिहाज से
सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के सामने यह संकट आ गया कि जो पारंपरिक राजनीति वो कर रहे थे उसमें राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया कि वहां पर विपक्षी नेताओं की बड़ी बड़ी परछाइयां भी छोटी दिखाई देने लगी। और उसकी एक स्थिति तो आपको नजर जरूर आई होगी जब अंबानी परिवार में विवाद था और इंडिया गठबंधन का भी कोई नेता ऐसा नहीं था जो वहां नहीं पहुंचा, लेकिन कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे, जबकि उनके घर पर निमंत्रण देने के लिए मुकेश अंबानी पहुंचे थे। यह एक ऐसा नैतिक फैब्रिक है जो इस देश में लोगों के साथ जोड़ता है और इसी की काट मौजूदा वक्त में मोदी सरकार, मोदी सत्ता, मोदी की बीजेपी और मोदी की आरएसएस के सामने बिल्कुल नहीं है। इसीलिए 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर में जब भाषण देते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो पहली कतार में डिफेंस मंत्रालय फुसफुसाकर कहता है हमने जगह पहली कतार में दी थी, वह खुद पीछे बैठ गए, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। राहुल गांधी को पिछली कतार में जगह मिली, यानी यह भी कल्पना के परी है कि आप विकल्प खोज रहे हैं, आप रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप किस रास्ते पर चलें जिसके आश्रय राहुल गांधी को परास्त किया जा सके। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी की समूची राजनीति चुनाव लड़ने या सत्ता में आने से हटकर इस देश की जनता को तैयार कर रही है। तब आपके सामने कौन सा रास्ता होगा, और यह सवाल सत्ता या सरकार के सामने नहीं होता है, जो इस वक्त नहीं है। इसीलिए तो इस दौर में सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल गांधी की नागरिकता के सवाल को उठाते हैं और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं और कहते हैं अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी वहां पर, और वो कहते हैं वो यहां के नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। और उसके बाद यह भी जानकारी देते हैं कि हमने ये सवाल तो इस देश में गृह मंत्रालय के सामने पत्र लिखकर 5 साल पहले ही दे दिया था। तो क्या 5 साल पहले गृह मंत्रालय में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र लिखा, गृह मंत्रालय ने इस दौर में कोई हरकत नहीं की और मौजूदा वक्त में अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो क्या इसीलिए उन्होंने इस दौर में वह भी राहुल गांधी से डर गए हैं? या फिर ये सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी है जो अपने तौर पर रास्ता खोज रही है, वो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश का गृह मंत्रालय हो, चाहे इस देश का रक्षा मंत्रालय हो। क्योंकि एक तरफ ये अपने आप में एक अजूबी गरीब परिस्थिति है कि इस देश के भीतर में आजादी के बाद से जितने भी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिया उसमें विपक्ष के नेता कोई भी रहा हो, उसकी हैसियत और उसकी जरूरत और उसकी मौजूदगी जिस रूप में पहली कतार में नजर आती थी, इस बार वो क्यों नजर नहीं आई? तस्वीर देख लीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है 2047। यानी एक तरफ 96 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से दिया और उसके किसी भी अंश को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को जो पिछली कतार में बैठा दिया गया उसका शोर इस देश के भीतर मचने लग गया। तो क्या इस देश के भीतर में एक राजनीतिक शून्यता आ चुकी है और पहली बार उस शून्यता को नए तरीके से परिभाषित जनता के बीच खड़े होकर राहुल गांधी कर रहे हैं? क्योंकि इस दौर में देखिए सत्ता की पारंपरिक राजनीति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अब आपको भगवा जैकेट में इस दौर में क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह भी अपने आप में सवाल होना चाहिए। हिंदुत्व को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो कल्पना जिस रूप में वो करते चले आए, उन सब के बीच वह हिंदू मुस्लिम यानी जो नैरेटिव प्रधानमंत्री ने खुद को लेकर बनाया, अब उसमें वो रीइन्वेंट कर पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। खुद को रीइन्वेंट कोई कैसे कर सकता है अगर वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र के तहत, वह भी सेकुलर देश के भीतर, और कॉन्स्टिट्यूशन जब सेकुलर है तो उस परिस्थितियों में वह उस राजनीति को साधे और खुले तौर पर कहे कि बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है और हिंदूवादी पार्टी के बीच हिंदूवादी पहचान लिए हुए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां भी बीजेपी हार जाए, तो रीइन्वेंट कर पाने की स्थिति में मौजूदा प्रधानमंत्री नहीं है, वो रास्ता खोज रहे हैं। तो क्या इसीलिए उनके भीतर का यह आक्रोश है या सरकार के भीतर का यह आक्रोश है कि ऐसे तो सत्ता ढह जाएगी? तो क्यों नहीं एक वैकल्पिक सोच इस लहजे पे लेके आए कि एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी नागरिकता का सवाल खड़ा करें, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय इस पर खामोशी बरत ले, तीसरी तरफ हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें वो
एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं। चौथी तरफ लाल किले के प्राचीर पर पीछे बैठा दें, पांचवी तरफ ईडी के रास्ते खोल दिए गए।